हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है संडे और संडे को होता है आपका वीकली टेस्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग 1 सितंबर से 7 सितंबर का या कहें सितंबर महीने के पहले सप्ताह का रिवीजन करेंगे। तो टॉप 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशंस भी होगा और रिलेटेड चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन नियम इसका पुराना वही है कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तब तक आपको उसका आंसर दे देना है। उसके बाद उस आंसर्स को अपने कैलकुलेट करते चलना है कि कितना सही हुआ कितना गलत। अंत में कमेंट करके बताना है कि टॉप 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए हैं। इससे आप पता कर पाएंगे कि इस हफ्ते आपने किस प्रकार से तैयारी की है करंट अफेयर की। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम चल रहा है और जिन लोग का भी एग्ज़ाम है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी से लेकर के 2025 का ही अगर आप अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जिनका आज पेपर है उनको वेल विशेस। और हाँ, एक चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने कल जो दुआएं की, सब कुछ किया। मैंने आपको बताया था कि फैमिली मेम्बर या कहें भाभी जी जो हैं, इनको पेट में गाल ब्लेडर में स्टोन था। ठीक है, तो इसकी वजह से मेदांता में, लखनऊ में ही चल रहा था ऑपरेशन। मेदांता दिल्ली नहीं, मेदांता लखनऊ ही। और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और उसके बाद अब डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। तो उसके बाद से फिर प्रॉपर तरीके से मैं आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँगा। कारण ये है कि बार बार आना जाना होता है, आप जानते हो सब कुछ हॉस्पिटल वगैरह में। लेकिन भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और आप लोग के दुआओं की वजह से। और आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए हमेशा एमजेटी एजुकेशन को और हमको। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का वीकली करंट अफेयर का सेशन। ठीक है, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को शुभ धर्मा गुड़िया भेंट की गई? तो शुभ धर्मा गुड़िया जो है ये भेंट की गई है पीएम मोदी को जापान के द्वारा। अभी पीएम मोदी जापान गए थे, आपको पता होगा। जापान जाने के बाद बुलेट ट्रेन वगैरह में सफ़र किए, है ना, जापान के प्राइम मिनिस्टर से मिले। उसके बाद वहाँ से वो चाइना गए। चाइना में एससीओ समिट हुई और एससीओ समिट के दौरान आपने देखा पूरी दुनिया को एशिया की ताकत दिखाई गई। तो इस दौरान जब वो जापान गए थे तो जापान में वहाँ पर एक प्राचीन वहाँ की मान्यता है दरुमा गुड़िया की, तो उसे शुभ धर्मा गुड़िया इनको भी भेंट की गई है। ये दरुमा गुड़िया की खास बात यह है कि ये वेल विशेस के लिए या एक कहते हैं कि ये शुभ होता है अगर आप अपने पास रखते हो, तो इस मान्यता के अनुरूप जापानियों ने इनको दिया है गिफ्ट में। ठीक है, सौभाग्य और दृढ़ता का शुभ प्रतीक माना जाता है। अगला, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसको मंजूरी दी गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा दी गई है? बिहार राज्य सरकार के द्वारा। बिहार राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार जी ने यह घोषणा किया है कि प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। और 6 महीने की गतिविधि के बाद प्रदर्शन समीक्षा की जाएगी। उसके बाद फिर लाभार्थियों को अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ये रिपोर्ट जो आई है, इस रिपोर्ट में बेसिकली ये देखा गया है कि किस प्रकार से कौन सा ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट है। ठीक है, तो उसमें कई ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक ग्रुप्स है जिसमें 15 मिलियन टन से अधिक जो तेल का समतुल्य है उसके। दूसरा ग्रुप है 5 से 15 मिलियन टन तेल के। तीसरे ग्रुप में 1 से 5 मिलियन टन तेल। चौथे ग्रुप में 1 टन से नीचे के, ठीक है, 1 मिलियन टन के नीचे से। तो इस प्रकार से 4 ग्रुप बनाया गया और चारों में जो टॉप पर है उनका यहाँ पर लिस्ट है। जैसे महाराष्ट्र जो है ये 15 मिलियन टन से अधिक तेल समतुल्य वाले कैटेगरी में ग्रुप 1 में टॉप पर है। ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। ग्रुप 3 में असम। और ग्रुप 4 पूछा जाएगा तो उसमें बताइएगा आप त्रिपुरा है, त्रिपुरा G4 में। ठीक है, ये टॉप पर है। तो छठा संस्करण था और इसको अभी विद्युत मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? बाय डिफॉल्ट अगर पूछा जाएगा कौन सीट्स पर है तो आप महाराष्ट्र लगा देना। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो लोग लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट से लगा रहे हो। अगला, अगस्त 2025 में कहाँ पर भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया? भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास संयंत्र, तो ये कहाँ पर? नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास, जो मोबाइल में ग्लास गार्ड लगाते हो ना, टेम्पर्ड ग्लास, वो होगा और हाई क्वालिटी वाला होगा। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया है। इंजीनियर्स बाय कॉर्निंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा और इसको ऑप्टिमस इंफ्राकॉम ने स्थापित किया है, यानी इस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, अगला,
कहाँ पर भारत का पहला फाइटोसार जीवाश्म मिला है? फाइटोसार जीवाश्म करोड़ों साल पहले डायनासोर के टाइप की प्रजाति, मतलब उसके समकक्ष प्रजाति हुआ करती थी फाइटोसार, उसी का एक जीवाश्म मिला है और फॉसिल मिला है। कहाँ पर मिला है? ये जैसलमेर राजस्थान में मिला हुआ है। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में मिला हुआ है। 20 करोड़ वर्ष पुराना जुरासिक काल का समय का ये माना जा रहा है। 20 करोड़ वर्ष पुराना, तो लगभग 1.5 से 2 मीटर लंबा ये जीवाश्म है और पास में मिले एक जीवाश्म अंडे के साथ ये मिला हुआ है। इंग्लैंड के बाद भारत जुरासिक युग की खोज करने वाला एकमात्र देश है। वर्ष 2023 में बिहार मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर भी एक फाइटोसौर का जीवाश्म मिला था, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसलमेर वाला जो है ये भारत में पहला पक्का और संरक्षित फाइटोसार जीवाश्म है। ठीक है, अगला, ओपन एआई ने भारत और एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए किसे शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है? भारत और एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए ओपन एआई का शिक्षा प्रमुख ये नियुक्त किया गया है राघव गुप्ता को। किसे? राघव गुप्ता को। ओपन एआई आप जानते हो ये वही संस्था है जिसने चैट जीपीटी बनाया है। क्या बनाया है? चैट जीपीटी बनाया है। चैट जीपीटी जो है आजकल इसका बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा यूजर बेस इसका है चैट जीपीटी, अमेरिका के बाद। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शिक्षा पहलों को और प्रमुख मजबूती से करने के लिए पूर्व कौरसेरा एशिया पैसिफिक शांत प्रबंध निदेशक राघव गुप्ता को नियुक्त किया गया है। लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने काम किया है कौरसेरा में, उसके बाद फिर ये इसमें जुड़े हुए हैं। ओपन एआई की स्थापना 2015 में हुई थी। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। सैम अल्टमैन इसके सीईओ हैं। इनका नाम याद रखना आपको। ठीक है, अगला, ओपन एआई ने अपना पहला ऑफिस भी खोला है नई दिल्ली में भी। हाल ही में कौन सा एनजीओ रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाला पहला भारतीय एनजीओ बना है? एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सा एनजीओ है भारतीय एनजीओ जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? रमन मैग्सेसे आप जानते हो ना, एशिया का नोबेल कहते हैं इसे। तो ये पुरस्कार जीतने वाला इस बार का एनजीओ है एजुकेट गर्ल। ये एक एनजीओ है और राजस्थान में स्थित एनजीओ है और ये पहला एनजीओ बन गया है भारत का जो रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। वैसे रमन मैग्सेसे 2 और विजेताओं को मिला है इस बार, मालदीव की साहिना अली को और फिलीपींस के ही फ्लोवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा को। ठीक है, फिलीपींस के ही पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में, जो कि रमन मैग्सेसे थे, उन्हीं के सम्मान में ये दिया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है ना, चलिए अगला, एक और जरूरी बात, अगस्त की ई बुक आ गई है। जिन लोगों ने नहीं लिया है फटाफट से जाके लो। देखो, जो लोग भी ई बुक से पढ़ाई किए हुए हैं या अपना करंट अफेयर फॉलो किए थे जनवरी से लेकर के डेली करंट अफेयर, उनका 100% स्कोर हुआ है पेट में। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आए। अब चूँकि मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं था इस वजह से ना ही एनालिसिस की वीडियो बना पाया और मुझे अब थोड़ा सा सही भी उतना नहीं लगता। मतलब आप देखोगे हमारे चैनल पे ना के बराबर एनालिसिस वीडियो रहती हैं। ठीक है, किसी किसी एग्ज़ाम का कभी कर दिए तो कर दिए, नहीं तो कभी नहीं होता। तो फिर भी लेकिन आप लोग जो है आप ये ट्रस्ट के साथ जाइए, जनवरी से पढ़ करके जाइए। जनवरी से ही लेकर के पूरा अभी तक का पूछा जा रहा है, यानी कि 2025 का ये करंट अफेयर। ठीक है, जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि काफ़ी टफ पूछ लिया गया था, तो इस बार उतना टफ नहीं आ रहा है पेट का। हाँ, मीडियम लेवल का है। अगर आप पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हो तो ठीक ठाक स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस बार। तो अगस्त की ई बुक जो है इसको भी आप ले सकते हो। हर महीने की ई बुक ऐसे ही 350 क्वेश्चन वाली प्रोवाइड की जाती है आपको। ये आप MZT ऐप पर जाकर किसी भी महीने की ले सकते हो। ठीक है, तो पेट एग्जाम के लिए आपको इससे पहले वाला लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला, भारत सरकार ने किस नाम से भारत के पहले AI जनजाति अनुवादक ऐप लॉन्च किया है? हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, हमारी जो भी ई बुक होती हैं। तो भारत का पहला AI जनजातीय अनुवादक ऐप ये लॉन्च किया गया है आदिवाणी नाम से। किस नाम से? आदिवाणी नाम से। ठीक है, इसको 2x पर करके रिवीजन किया करो, वीकली वाला जो होता है। फटाफट से 10-15 मिनट में आप खत्म हो जाएगा और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। भारत सरकार का ये पहला जनजातीय अनुवादक है। जनजातीय भाषाएं जो होती हैं उनको इसमें धीरे धीरे ऐड किया जाएगा। अभी 4 भाषाएं ऐड हैं, आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा जनजातीय भाषाएं ऐड ऑन की जाएंगी। लोगों से बात करते समय लोग इस ट्रांसलेटर का यूज़ करके समझ पाएंगे। ठीक है, कि ये जनजाति जो है वो किस भाषा में बात कर रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए अगला, भारतीय सेना ने कहाँ पर युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास आयोजन किया? तो इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। युद्ध कौशल 3.0 ये बहुक्षेत्रीय है, मतलब अरुणाचल प्रदेश के अलावा भी और कई जगहों पर किया गया है। ये संचालन में नवाचार और अनुकूल क्षमता पर आधारित था। भारत अपनी स्वदेशी तकनीक को परीक्षण कर रहा था इसका। ठीक है, इसके अलावा साथ ही साथ 25 से 28 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश में ही अचूक प्रहार भी किया गया।
तो ये भी ध्यान रखना है इसी क्वेश्चन के साथ ही। अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और आदित्यनाथ योगी ने मिलकर के कहां पर भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ जी और रक्षा मंत्री जी दोनों ने मिलकर के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। कहां पर? ये किया गया है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर अगेन नोएडा, ठीक है। तो नोएडा में किया गया है। रक्षा उपकरण, ड्रोन और भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन परीक्षण केंद्र होगा। 600 से अधिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को यहाँ पर ये रोजगार देगा, ठीक है। अगला, भारत ने किस राज्य में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग शुरू की? मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग मतलब यहाँ पर टोल टैक्स देने के लिए या कहें कि फास्ट टैग भी कटवाने के लिए आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका रास्ते में रहोगे तभी वो कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो ये शुरू किया गया है सबसे पहले अभी गुजरात में, ठीक है ना। गुजरात में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग शुरू की गई है और इसका NHAI या नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी के साथ मिलकर NH48 पर इसका परीक्षण किया है। तो गुजरात के 84 शुल्क प्लाजा में पहली बार टेस्ट किया गया है। आगे आने वाले समय में NH44 पर भी इसका परीक्षण होगा। हरियाणा के गरौदा शुल्क प्लाजा में इसको लागू किया जाएगा। तो शुरुआत में इन दो जगहों पर लागू किया गया है, ठीक है। NHAI के बारे में बात करें तो 1995 में स्थापना हुई थी। संतोष कुमार यादव इसके अध्यक्ष हैं। अगला, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 इसका कौन सा संस्करण हुआ? युद्ध अभ्यास 2025 इसका इस बार था साथियों 21वां संस्करण। युद्ध अभ्यास आप जानते हो भारत और अमेरिका करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रंप हुआ, युद्ध अभ्यास हुआ, क्वाड के बीच में मालाबार भी होता है, इसके अलावा कोप इंडिया भी होता है, ठीक है। वज्र प्रहार होता है, टाइगर ट्रंप होता है। ये सब भारत और USA के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास हैं। खैर ये जो था युद्ध अभ्यास नाम का सैन्य अभ्यास ये अलास्का में हुआ है, ठीक है। वही अलास्का जहाँ पर अभी व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी। हाल ही में जारी महिला सुरक्षा सूचकांक नारी 2025 के अनुसार भारत में कौन सा शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है? महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर ये बताया गया है कोहिमा को। कोहिमा भारत का सबसे सुरक्षित शहर है फॉर द लेडीज विमेंस, ठीक है। दूसरे स्थान पर विशाखापत्तनम है, तीसरे पर भुवनेश्वर है उड़ीसा का, चौथे पर आइजोल है और पांचवें पर है गंगटोक। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है हर साल निकालती है नारी रैंकिंग यानी कि राष्ट्रीय महिला सुरक्षा सूचकांक रैंकिंग। तो इस रैंकिंग के अनुसार इस बार ये टॉप पर है, ठीक है। तो इसमें 31 शहरों की 1270 महिलाओं के सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट जारी की गई है। अगला, भारतीय सेना ने अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए कितने भैरव कमांडो बटालियन का गठन किया? भैरव कमांडो बटालियन अभी आपको 1 महीने पहले मैंने बताया था कि भारतीय सेना ने भैरव कमांडो बटालियन बनाया है स्पेशली फॉर इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए। बॉर्डर पर एक पूरी तरीके से ऑल इन वन टाइप की फोर्स है ये, ठीक है। स्पेशली डिजाइन की गई है कॉम्बैट के लिए। तो अब जब एक बनाया गया तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा तो भारत ने कहा रुको 5 और बनाते हैं। 5 और बटालियन का गठन किया है, ठीक है। भैरव कमांडो बटालियन होगा। इसमें प्रत्येक बटालियन में 250 सैनिक होंगे। मौजूदा पैदल सेना इकाइयों के लिए गए हुए हैं। चीन और पाकिस्तान में लगी सीमाओं पर प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए होंगे, ठीक है। अगला, ये ऑल इन वन होते हैं मतलब इनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हर चीज़ की व्यवस्था उपलब्ध रहती है, प्लस एक्सपर्ट भी रहते हैं। कमांडो लेवल के हाईली ट्रेंड होते हैं। ब्रिटिश संग्रहालय वर्ष 2027 में किस राज्य को 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र उधार देगा? तो वृंदावनी वस्त्र जो ब्रिटिशर्स चुरा ले गए थे उसको 2027 में असम को देंगे उधार पर, मतलब कुछ दिनों के लिए देंगे। चलो उधार ही सही, कम से कम एक्सेप्ट तो किए हम चुरा के लाए थे। तो ये ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन वहाँ से श्रीमंत शंकरदेव के मार्गदर्शन में निर्मित जो रेशमी चित्रपट था वृंदावनी वस्त्र 16वीं शताब्दी का, उसे लौटाएगा ये और कुछ दिनों के लिए उधार के स्वरूप लाएगा, उसके बाद फिर ले जाएगा। 1904 में अंग्रेजों ने इसे ले लिया था, ठीक है। तो असम में वैष्णव विरासत का ये प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में अरुण कुमार जी को, जस्टिस अरुण कुमार को जज नियुक्त किया गया है। वहीं केरल में न्यायमूर्ति जॉनसन जान, न्यायमूर्ति GU गिरीश और CN प्रदीप कुमार को नियुक्त किया गया है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, चाहे वो जज हों चाहे वो चीफ जस्टिस हों।
3 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने जीएसटी के किस टैक्स स्लैब को खत्म करने की घोषणा की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीएसटी के 2 टैक्स स्लैब खत्म किए गए। कौन कौन से? 12% और 28%। अब कौन कौन से रहेंगे? अब 5% और 18% रहेंगे। इसके अलावा एक नया स्पेशल टैक्स लगाया गया है जो कि होगा प्रीमियम वस्तुओं पर 40% का, ठीक है, जो लग्जरी गुड्स होते हैं उस पर, तो वो 40% का होगा। बाकी 0% वाले टैक्स स्लैब भी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को 0% टैक्स स्लैब में लाया गया है। तो यानी अब जो टोटल टैक्स स्लैब की बात करेंगे तो अब कौन कौन से रहेंगे? 0% रहेगा, 5% रहेगा, 18% रहेगा और 40% रहेगा। तो ये अब 4 टैक्स स्लैब रहेंगे। अब इसको 4 कहो, चाहे 2 कहो, चाहे 3 कहो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। 2 कहोगे तो 5%, 18% कहो, ये लग्जरी गुड्स के लिए इसको अलग से ही जोड़ा गया है। 4 कहना चाहोगे तो 4 टैक्स स्लैब हैं, 0 को कंसिडर करना चाहोगे तो 3 है, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 56वीं अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये फैसला लिया हुआ है, ठीक है। अगला 22 सितंबर से लागू होगा, ये भी ध्यान रखना, लागू डेट पूछा जाएगा आपसे। नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी निर्मित माइक्रोचिप का क्या नाम है? भारत की पहली स्वदेशी निर्मित माइक्रोचिप। देखो अभी इसी बीच हुआ सेमिकॉन इंडिया का सम्मेलन, सेमिकॉन इंडिया समिट हुआ है ना, जब पीएम मोदी वहाँ से लौट कर आए तो 2 से 4 सितंबर तक एससीओ मीटिंग से लौटने के बाद यहाँ पर थे। 2 से 4 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया हुआ और उस सेमिकॉन इंडिया में भारत का पूर्णतः स्वदेशी रॉकेट बनाने के लिए यूज किया जाने वाला माइक्रोचिप जिसका नाम है विक्रम 32, इसको लॉन्च किया। इसका नाम विक्रम भी है, विक्रम 32 भी कह सकते हो, विक्रम 32.3201 भी कह सकते हो, ठीक है। कारण ये है 32 ये बिट का है, ये लास्ट वाला जो होता है ये बिट का होता है। तो 3201 इसका पूरा नाम है, विक्रम 3201, और आप विक्रम भी कह सकते हो इसे। इसरो के लिए बनाया गया है, इसरो की ही कंपनी ने बनाया है। अब अपना खुद का चिप यूज होगा अपने सैटेलाइट लॉन्चिंग में, ठीक है, क्योंकि आजकल टाइम पर साइबर वार या खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, ये सब बहुत सारी चीज़ें चल ही रही हैं। वही लाखों करोड़ों इसमें कमांड्स दिए गए रहते हैं, उसी में चोरी भी हो सकता है, डाटा चोरी करने वाला भी कुछ डाला जा सकता है, इसीलिए कब तक दूसरे देशों पर डिपेंड रहेंगे। तो भारत खुद का बना रहा है, ठीक है। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास मैत्री शुरू हुआ? अभ्यास मैत्री ये भारत और थाईलैंड के बीच हुआ, ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच में अभ्यास मैत्री हुआ है, सैन्य अभ्यास। ये मैत्री 2025 है, इस बार का संस्करण 14वां है, उमरेई मेघालय में हो रहा है, 1 सितंबर से 14 सितंबर तक चलेगा। किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया? बथुकम्मा उत्सव ये तेलंगाना राज्य सरकार में मनाया जाता है, ठीक है। बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना इस बार क्या कर रहा है कि ब्राजील के रियो कार्निवाल की तर्ज पर इसका महोत्सव मनाने की योजना बना रहा है, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी अट्रैक्ट कर सके। तो देवी गौरी को ये समर्पित होता है, बथुकम्मा उत्सव बहुत ही फेमस होता है। इसमें महिलाओं की सबसे बड़ी गैदरिंग का ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बार बनाने वाला है। कब बनाएगा? 21 सितंबर को जब ये महोत्सव शुरू होगा, ठीक है। तो देखना होगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनता है कि नहीं। आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के विजेताओं के लिए कितने डॉलर के पुरस्कार राशि की घोषणा की है? आईसीसी ने इस बार महिला खिलाड़ियों के लिए पिटारा खोल दिया है। आईसीसी ने कहा है कि हम इस बार 4.48 मिलियन डॉलर का पुरस्कार राशि देंगे विजेताओं को। इतना तो पुरुष वर्ल्ड कप विजेता को नहीं मिलता है जितना इनको मिलेगा। टोटल 239% की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि अभी ये कयास लगाया जा रहा है कि महिलाओं का इतना बढ़ाया गया है, तो अब अगली बार वाला जब पुरुषों वाला होगा वर्ल्ड कप तो इसमें उनका भी बढ़ाया जाएगा। उप विजेता को 2.28 मिलियन डॉलर मिलेंगे। टोटल पुरस्कार राशि होगी 13.88 मिलियन डॉलर, ठीक है। आईसीसी के सीईओ हैं संजोग गुप्ता, अध्यक्ष है जय शाह। अगला, भारत और किस देश के बीच पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत एक संयुक्त ऋणतंत्र समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो भारत और जापान के बीच में ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं पेरिस समझौते के अंतर्गत। पेरिस समझौता जब भी आ जाए तो समझिए क्लाइमेट यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, COP 21 जो हुआ था 2015 में हुआ था, और उसी में पेरिस जलवायु समझौता निकला था, ठीक है। अभी जिसे ट्रंप ने कहा कि हम इससे बाहर हो रहे हैं, तो ट्रंप बाहर भी हो गए थे। कार्बन क्रेडिट व्यापार, तकनीकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त को इनको सक्षम बनाने के लिए ये लागू किया गया है। भारत ने इस पर जापान के साथ डील करी हुई है। अगला,
भारत EFTA व्यापार समझौता कब से प्रभावित होगा? भारत और EFTA व्यापार समझौता ये 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा। EFTA के सदस्य में हैं आइसलैंड, लिंक्टेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इन 4 देशों का भारत के साथ यहाँ व्यापार समझौता हुआ है, ट्रेड डील हुआ है, एक प्रकार का FTA है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। भारत ने भी ब्रिटेन से भी पिछले महीनों में किया FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन वो वाला लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर से, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, तो $100 ये निवेश किया जाएगा अगले 15 वर्षों में, तो ये भी ध्यान रखना है पर्यावरण, श्रम और मानवाधिकार से जुड़े चीज़ों में। उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नेशनल टीचर्स अवार्ड, ये नेशनल टीचर्स डे पर यानी 5 सितंबर को दिया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। इस बार ये मधुरिमा तिवारी और रामलाल सिंह यादव को दिया गया उत्तर प्रदेश से, ठीक है। टोटल पूरे देश भर से 45 को दिया गया है, उत्तर प्रदेश से 2 को मिला है, ठीक है। कुल 45 शिक्षकों का है, और मैंने आपको वीडियो में लिस्ट दिखाई हुई थी, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। अपने अपने राज्य का एटलीस्ट नाम आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय महिला शिक्षक इसमें 21 हैं, पुरुष शिक्षक 24 हैं, टोटल 45 शिक्षक को सम्मानित किया गया है। अगला, भारत सरकार ने खनिज पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए की योजना को मंजूरी दी? तो खनिज पुनर्चक्रण के लिए टोटल भारत सरकार ने 1500 करोड़ की मंजूरी दी है, क्योंकि अब खनिज पुनर्चक्रण बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हम अपने खनिज को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे रेस में। रेयर अर्थ मिनरल हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, लिथियम हुआ, इन सब के प्रोडक्शन में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए भारत अब एक्सप्लोरेशन करेगा, खनिज पुनर्चक्रण करेगा, 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगा अगले 6 वर्षों में, यानी 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से 2030-31 तक के फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अगला, नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से कौन सा प्रमुख प्लेटफॉर्म उनमें शामिल है? तो देखिए, नेपाल ने क्या किया है कि 26 अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया ऐप को बंद कर दिया है, या कहीं US के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब पर बैन लगा दिया अचानक से, जिसमें फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, ठीक है, ट्विटर है, इसके अलावा लिंक्डइन है, सब बंद कर दिया इन्होंने। उपरोक्त सभी ऑप्शन आप लगा दो, तो 26 सोशल मीडिया ऐप बंद गए। ये क्यों किया गया? क्योंकि इनका ये कहना है कि आप हमारे यहाँ एक रजिस्टर्ड ऑफिस खरीदो और लो, मतलब बनाओ, और उसके बाद उसमें ग्रीवेंस अधिकारी नियुक्त करो, एक जिम्मेदारी अपने आप ऊपर लो। अगर हमारे देश में कुछ भी अफवाह फैलती है, कुछ भी चीज़ें होती हैं जो हमें डिलीट करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, रेगुलेट कराना हो, तो आप वो उसके लिए एक अधिकारी, जिम्मेदार व्यक्ति नियुक्त करो, जिसे ग्रीवेंस अधिकारी कहते हैं, जैसे जो भारत ने 2021 में ऐसे किया था, वही इन्होंने किया है यहाँ पर। हालांकि भारत का एक बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट है जनता, पब्लिक यूज़र, इस वजह से भारत का फ़र्क पड़ जाता है। तो भारत ने जब ही लाया तो तुरंत सब लोगों ने रजिस्टर करना शुरू कर दिया। लेकिन नेपाल 2 साल पहले 2080 में, हाँ 2 साल पहले नेपाल में 2080 चल रहा था, तो 2080 में ये न्यूज़ लाया था कि सोशल मीडिया उपयोग विनियमन निर्देश 2080 के तहत हम अपने यहाँ ये करना चाहते हैं कि अपने यहाँ करो और हमसे रजिस्ट्रेशन करा कर लो। तो उस टाइम पर भी इन्होंने बहुत सारा चीज़ें कहा था कि हम बैन कर देंगे ऐसा वैसा, लेकिन लोगों ने लोड ही नहीं लिया है इन कंपनियों ने। इन्होंने कहा तुम छोटे से देश, तुम्हारा क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो लेकिन अब इन्होंने 7 दिन का फिर अल्टीमेटम दिया और उसके बाद बैन कर दिया। अब आप अभी तक अटके हो 2080 क्यों बोल रहे हो? 2080 इसलिए क्योंकि ये लोग हिंदू कैलेंडर वर्ष मानते हैं, और आप जानते हो हिंदू कैलेंडर वर्ष जो है वो विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है, ठीक है। तो 2023 में इन्होंने फैसला लिया था, तो 2023 से 57 जोड़ोगे 80 आएगा, ठीक है। तो 82 में जाकर के इन्होंने फैसला ले लिया। कहाँ पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन अभी राजगीर बिहार में किया गया है। अच्छा, कल डेली करंट अफेयर मैंने इसको जिला बता दिया था, मुझे पता नहीं था, लोगों ने बताया कमेंट करके कि राजगीर जिला नहीं है ना, लेकिन कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है, और इसका उद्घाटन करने भूटान के प्रधानमंत्री खुद शेरिंग टोब्गे आए हुए थे, और किरण रिजिजू जी के साथ, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ मिलकर इन्होंने उद्घाटन किया। आप जानते हो राजगीर जो है, ये राजगीर बौद्ध धर्म के लिए इंपॉर्टेंट स्थल है, भगवान बुद्ध ने यहाँ तपस्या की थी। अगला, हाल ही में किसके संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी का कोच्चि में विमोचन किया गया? तो मदर मैरी कम्स टू मी, इस मेमोयर का भी उद्घाटन किया गया, जो कि अरुंधति राय का है, जानी मानी लेखिका हैं। इनकी
पुस्तक है ये, ठीक है। इसको पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश किया गया है। अरुंधति राय के बारे में बात करें तो 1997 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। पेन प्रिंटर 2024 में भी मिला था। नॉर्मन मेलर प्राइज 2011 में मिला था। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में समिष्ठा सम्मेलन का उद्घाटन किया? समिथा, तो समिथा सम्मेलन का उद्घाटन एस जयशंकर ने किया, जो कि विदेश मंत्री हैं। इन्होंने दक्षिण एशिया की जो पांडुलिपि परंपराएं हैं और गणितीय योगदान है उसको एक साथ समेकित करने के लिए, समाहित करने के लिए ये सम्मेलन का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। तो विदेशों में भारतीय और दक्षिण एशियाई पांडुलिपियां जो हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा और एक साथ संग्रह किया जाएगा। अगला, किस लेखक को बेंगलुरु में प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार ये पाए हुए हैं आनंद वी पाटिल, ठीक है। आनंद वी पाटिल ये पाए हुए हैं। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर वी के गोकाक के नाम पर अवार्ड दिया जाता है और इनको दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के भी विजेता रह चुके हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितना स्कोर किया, आपका 30 में से कितना आया। ईमानदारी से कमेंट करके बताइए, ईमानदारी से, बिल्कुल कोई इसमें न नंबर आपको मिलने वाला है न इधर से कोई कुछ बोलने वाला है। आप बस ईमानदारी से अपना स्कोर बताइए कितना आपने सही किया। इसके अलावा कुछ रिवीजन पॉइंट्स हैं उनको मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, आप यहां से कर सकते हो। आप जानते हो कि ये सारी चीज़ें PDF में आपको दी जाती है टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखो। MJT एजुकेशन पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाओगे रात को 9 बजे। बाकी के डेली वीडियो के, मंथली के भी आप करंट यहाँ पर मिलेंगे। बाकी हमारी ई बुक आ गई है, इसको आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। 6 मंथ की ई बुक हो या फिर मंथली हो, ये सब आप ले सकते हो ऑनलाइन वगैरह पे। जय हिंद, वंदे मातरम।